और डॉक्टर साहब, ये इस हमले के पीछे, क्योंकि परसों ही जो अमेरिका के विदेश मंत्री आए थे इजराइल, और उनका ये 19वां 18 या 19वां दौरा था अब तक के पूरे हमले में, हमने इसका जिक्र भी किया था। हाँ, तो वो फिर क्या सऊदी इसके अरब गए पीछे थे वहां कोई, पे। जी जी हाँ, क्या इसके पीछे कोई चुनावी वो है कि चुनाव प्रभावित हो रहा था, कि जरूरी हमला करना, ताकत दिखाना, या इसके पीछे क्या क्या वजह क्या है कि ये या इजराइल खुद जो है बहुत कमजोर हो रहा था, या इजराइल के अंदर जिस तरह से प्रोटेस्ट बढ़ रहा था और लोग छोड़ छोड़ के जा रहे थे कि अब तो इजराइल के पास कुछ बचा ही नहीं। मतलब क्या चीजें इसमें है जिसने इस तरह का हमला एक दिखावे के तौर पर करने पे मजबूर किया? हमें लग रहा है कि अगर जो विदेश मंत्री, अमेरिकी विदेश मंत्री वहां पहुंचे थे, उसमें देखिए अमेरिका का चुनाव तो मैं मानता हूं वो नंबर वन कारण है, क्योंकि अमेरिका में जो यहूदी लॉबी है वो काफी एक्टिव है। विशेषकर देखिए वोटों के मामले में एक्टिव रहे या ना रहे, लेकिन जैसे भारतीय इलेक्शन काफी खर्चीला मामला है, वैसे अमेरिका का इलेक्शन भी काफी खर्चीला है। तो इलेक्शन कैंपेन को फंडिंग करने के मामले में भी यहूदी लॉबी की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो वो जिस प्रकार से इजराइल बेइज्जत हो रहा था, उसकी जो अंतर्राष्ट्रीय जो उसकी उपलब्धि थी वो लगातार धूमिल हो रही थी। तो मुझे लग रहा है कि उस दृष्टि से अमेरिका इलेक्शन का भी दबाव था वहां पे। तो नंबर वन कारण तो ये चीज था। नंबर टू कारण तो मैं मानूंगा कि जिस तरह से इजराइल की जनता का ही विश्वास अपने ही सरकार से वो खत्म हो रहा है। और जनता तो छोड़ दीजिए, इजरायली सेना भी कहीं कहीं बेंजामिन नेतन्याहू से परेशान है। जो घटनाएं घटी कि बेंजामिन नेतन्याहू के घर तक अगर ड्रोन पहुंच गया, और उसके बाद एक अराजकता की स्थिति जो पहुंची पूरे के पूरे इजराइल में, कि इजराइल को लोगों ने असुरक्षित मान लिया, इजराइल के निवासियों ने ये मान लिया कि वो अब रहने लायक जगह नहीं है। और जिस तरह से 75-80 हजार लोग छोड़ के चले गए, तेल अवीव को छोड़ के निकल गए, बाहर चले गए। ये स्थितियां भी ऐसी थी कि अपना भरोसा जगाने के लिए, अपने लोगों के भीतर कॉन्फिडेंस भरने के लिए उन्होंने जो है ये एक तरह से हमें लग रहा है लिमिटेड एक्शन, जानबूझ के डरते हुए, क्योंकि वो बड़ा एक्शन में तो फिर बड़े एक्शन जो है ईरान की तरफ से भी होते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि उन्होंने एक लिमिटेड ढंग से एक्शन लिया, भले जिसको उसको जितना महिमा मंडित कर ले वो बड़ा एक्शन तो नहीं, कहीं से था नहीं। और हमें नहीं लग रहा कि बड़ा एक्शन करने की ताकत और हैसियत आज के समय में इजराइल की बची हुई भी है। या अमेरिका, आप लोग ये कहेंगे कि इजराइल को छोड़ दीजिए, अमेरिका को ही देख लीजिए। तो अमेरिका इस क्षेत्र में कोई बहुत बड़ी लड़ाई और युद्ध लड़ने में अमेरिका का रिकॉर्ड, पुराना ही ट्रैक रिकॉर्ड खराब रहा है। जहां पे वो युद्ध को सही ढंग से लड़ ले, हम अगर वियतनाम के युद्ध से लेकर तमाम अगर युद्धों की हम लोग गिनती इतिहास का करना शुरू कर जाए, तो अमेरिका को अधिकांश लड़ाई बीच में ही छोड़ के भागनी पड़ी है मुमताज भाई। तो वो तो लोगों ने देखा है उस चीज को। तो अमेरिका क्या यहाँ पे युद्ध को बहुत बड़ा करेगा और अपनी छवि को और खराब करेगा? आप सोचिए, अफगानिस्तान का ही उदाहरण ले लीजिए। अफगानिस्तान में इतने साल तक रहे वो, लेकिन अंततः वहां से भी उनको सेना हटाना पड़ा। तो वहां से भी उनको सेना क्या हटाना पड़ा, उससे उनको वहां से भागने की स्थिति आ गई उनको। वो तमाम स्थितियां हमें लग रहा है कि सभी हमारे दर्शकों को याद होगी कि कैसी सेना छोड़ रही थी और अफगानिस्तान में क्या परिस्थितियां बन रही थी। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है मुमताज जी की, इस समय 70 देशों का से ज्यादा देशों का, और हमें लग रहा है कि कल परसों तक जब आगे ये मामला जाएगा 2-3 दिनों के भीतर, 100+ देश सीधे सीधे आपको समर्थन में दिखेंगे ईरान के समर्थन में। और ईरान के समर्थन में ये अभी तो 70 देश तो आज ही खुल के जो है कि उनकी संख्या आ चुकी है, वो 100 देशों की संख्या पहुंच जाएगी इस पूरे घटनाक्रम के बाद। यह एक बड़ी अलग सी स्थिति होगी अमेरिका के लिए और इजराइल के लिए। और जो अमेरिका के नए राष्ट्रपति होंगे उनके लिए एक बड़े संकेत है कि यह पूरा क्षेत्र बदल रहा है, और अब उन्हें इस पूरे क्षेत्र में वर्चस्व की राजनीति छोड़ के अपने प्रतिष्ठा को बचाने की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और अपने जो मूल मामले हैं उनको सॉल्व करना पड़ेगा। यह घटनाक्रम यह भी चीज दिखा रहा है कि जो गाजा का संकट है वो बड़ा दुखद और खतरनाक रहा वो, लेकिन हमें लग रहा है कि उस समस्या का धीरे धीरे अब समाधान की तरफ दुनिया चल पड़ी है। मैं इजराइल के चलने की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया के उस ओर बढ़ने की, अग्रसर की बात कर रहा हूं कि अब अलग अलग दुनिया के देशों में इसको लेकर अवेयरनेस है। लोग अब इजराइल का समर्थन नहीं कर रहे हैं, लोग अब ईरान का समर्थन कर रहे हैं। और यह है ईरान की अब तक की सबसे बड़ी सफलता। यानी 1 अक्टूबर को जब ईरान ने हमला किया और आज जब 26 अक्टूबर को हम लोग बात कर रहे हैं, तो ईरान की यह सबसे बड़ी सफलता की बात है। और यह सभी देश मिलकर दबाव तो जरूर बनाएंगे ही बनाएंगे, और ईरान की स्थिति जो मजबूत हुई है उसका लाभ तो ईरान को मिलना ही मिलना है। और एक चीज और मुझे लग रहा है डॉक्टर साहब, उस पर चर्चा होनी चाहिए, जो एयर स्पेस की बात थी। तो आज ज्यादातर मीडिया ने लिखा कि 2000 किलोमीटर
तय करके तमाम जो इनके एयर क्राफ्ट जो है वो गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो कह रहे थे कि इराक का एयर स्पेस या सीरिया का या जॉर्डन का, तो ये कोई इस्तेमाल नहीं हो पाया। इसका मतलब इन्हें डायरेक्ट जो है वो हमला करना पड़ा ईरान पे, या कोई स्पेस मिला इनका या इस्तेमाल हुआ है। क्योंकि जो अखबारों ने लिखा है वो लिखा है कि 2000 किलोमीटर का सफर तय करके और ये अटैक किया है और सारे वापस लौट आए इजराइल। इसका मतलब ये है कि इनको कोई जगह नहीं मिली। ये इसको किस तरीके से देखते हैं, अगर इनको कोई स्पेस नहीं मिला हमला करने का जिसकी ये तलाश में थे। डॉक्टर साहब देखिए, इजरायली खेमे या अमेरिकी खेमे के वेस्टर्न मीडिया को भी अगर आप देख लीजिए तो वो भी यही चीज करे, जो कि अफवाह बहुत ज्यादा फैलाते हैं, न्यूज कम देते हैं, अफवाह ज्यादा फैलाते हैं। उन्होंने भी कोई स्पेस मिलने की बात नहीं कही। और अगर ईरान के तरफ से भी जो बाकी इस वाले हिस्से के भी जो मीडिया के अलग अलग मीडिया हाउसेज हैं उनकी खबरों को भी हम लोग देखें, वहां पर भी नहीं मिला। तो इसका मतलब है कि इन्हें किसी भी देश ने स्पेस नहीं दिया जो स्पेस की ये मांग रहे थे, और अपने देश से सीधे आकर इन्हें हमला करना पड़ा है। तो एक तरह से यह भी इस क्षेत्र की जो बदली हुई आबो हवा है, आप हम लोग चर्चा कर ही रहे थे, कल या परसों ही चर्चा कर रहे थे कि अमेरिकी विदेश मंत्री आए थे यहाँ पर और फिर सऊदी अरब भी जा रहे थे, जबकि एक जमाना था कि सऊदी अरब को ट्वीट करके ही काम चला लिया जाता था और उसके बावजूद भी सऊदी अरब अमेरिका का भक्त बना हुआ होता था। तो ये जो पूरा क्षेत्र है, ये जो पूरा एरिया है, वहां पे किस प्रकार से जो अलग अलग इक्वेशन है, इस सभी देशों के स्ट्रेटेजिक इक्वेशन वो बदल गए हैं। और यही कारण है कि कोई भी देश इस समय इजराइल को अपना स्पेस नहीं दे सका कि वो उस स्पेस को प्रयोग करता इजराइल और ईरान के ऊपर हमला करता। क्योंकि देखिए, ईरान ने भी खुलकर चुनौती दे दी थी कि अगर इजराइल का कोई भी देश स्थानीय स्तर पर समर्थन करेगा तो ईरान उसे भी इजराइल की तरह शत्रु देश के जैसा ही व्यवहार करेगा। तो एक तो हमें नहीं लग रहा कि डर के वजह से, क्योंकि इस समय तो ईरान को जो सभी लोग समर्थन दे रहे हैं, तो वो परिस्थितियां नहीं बची है ना, शिया सुन्नी का वो विवाद बचा है। और शिया सुन्नी विवाद पे तो हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं कि हमास और हिजबुल्लाह के बीच में जिस प्रकार का तालमेल की स्थितियां बनी हुई और लंबे समय से बनी हुई है, जिसमें से एक सुन्नी संगठन है, एक शिया संगठन है, तो वो पूरा जो विभाजन की जो पूरी दीवार थी, वो पूरी दीवार खत्म हो गई है। यही कारण है कि इजरायली सेना को किसी ने भी अपना बेस नहीं दिया, किसी ने भी अपना स्पेस नहीं दिया। मुमताज, एक और ब्रेकिंग खबर आई है, ब्रेकिंग खबर आ रही है डॉक्टर साहब, मैं वो बता दूं आपको। डॉक्टर राहुल लाल जी हमसे जुड़े हुए। ब्रेकिंग खबर ये है कि ईरान और इराक ने अपने जो एयर स्पेस है उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया है और ये कहा जा रहा है कि ईरान में भी रिटेलिएटिंग इन द कमिंग, और कुछ ही देर में ईरान जो है वो जवाबी कार्रवाई इजराइल पर कर सकता है, ये खबर आ रही है। तो क्या क्या लग रहा है, क्योंकि 4 फौजी जो है वो मारे गए हैं ईरान के, तो इसलिए मैंने जब वहां बात की थी तो कहा कि ईरान का ये है कि जैसे को तैसा, जितना बड़ा हमला उतना बड़ा जवाब उसको जरूर मिलेगा। तो क्या लग रहा है आपको कि क्या ईरान जो है वो हमला कर सकता है, क्या जवाब दे सकता है, चाहे छोटा ही सा जवाब हो? क्या लग रहा है? ईरान जवाब तो जरूर देगा। देखिए, अभी आपने ब्रेकिंग न्यूज बताई कि अगर इस प्रकार की गतिविधि है तब तो फिर इसका मतलब है कि वो जवाब देने में कोई भी देरी नहीं कर रहा है, तब तो फिर हो सकता है जवाब कुछ घंटों के भीतर ही दे दिया जाए। लेकिन मैंने भी यही चीज कहा था कि ईरान के पास बहुत ही प्रकार के जो है कि उनके पास विकल्प हैं। एक तो देखिए, मिलिट्री पावर का विकल्प का तो हो सकता है कि आज रात में, अब से कुछ घंटे में अभी प्रयोग हो जाए, जो आप ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। शक्ति है तो शक्ति का प्रयोग क्यों नहीं होगा, प्रयोग वो बिल्कुल कर सकता है। लेकिन मैं कह रहा हूं, अब ईरान की शक्ति मिलिट्री पावर के अतिरिक्त इजराइल के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की भी शक्ति हो गई है। यह बड़ी गंभीर एक स्थिति है कि ईरान की ताकत कितनी बड़ी है। वो डिप्लोमेटिक तौर पे दुनिया के अलग अलग देशों से इजराइल को अलग कर सकता है। आज के समय में यूरोप में आप देखिए कि पहले इस प्रकार के कोई हमले होते थे, इजराइल को यूरोप का कितना कठोर और कड़ा समर्थन मिलता था। समर्थन यूरोपीय जिन देशों ने किया भी है, आज कितने दबे स्वर से इजराइल का समर्थन किया है। वो कठोरता नहीं थी, या तो लोगों ने चुप्पी साध ली है या समर्थन दिया भी है तो वो दबे जुबान से समर्थन दिया है। तो इस पूरे क्षेत्र में इजराइल को जिस तरह से दबे जुबान समर्थन मिल रहा है, वो बता रहा है ईरान की ताकत। और सोचिए, ईरान में अगर आज एक किसी ने 1 अक्टूबर का जवाब किसी ने 26 अक्टूबर का दिया,
और 26 अक्टूबर का जवाब कोई 26 अक्टूबर को ही अगर दे रहा है तो आप सोच सकते हैं कि ये कैसी रणनीति। तो हमें लगा देखिए जवाब तो मिलना तय है, ईरान वो आज दे, कल दे, परसों दे, और वो एक ही हथियार के माध्यम से जवाब नहीं मिलेगा। मैं मानता हूं 5 से 6 प्रकार से अलग अलग तरीकों से वो जवाब उन्हें मिलेगा। वो आर्थिक प्रतिबंधों के रूप में होगा, मिलिट्री के हमला के रूप में होगा, वो बहुपक्षीय जवाब मिलेगा। और 1 अक्टूबर को दिखा दिया है ईरान ने कि वो वहां के पूरे सुरक्षा सिस्टम को ध्वस्त करने की पूरी ताकत, पूरी हैसियत रखता है। लेकिन हमें लग रहा है कि अभी भी चूंकि ईरान ने अपने आप को काफी हद तक सुरक्षित रखा है मुमताज जी, तो लॉजिकली अगर देखा जाए बहुत विध्वंसात्मक किस्म का हमला इजराइल के ऊपर ईरान करेगा अभी, उसकी संभावना भी मुझे अभी कम दिख रही है प्रथम दृष्टिया। तो वो हो सकता है कि, लेकिन अब देखिए कैसी रणनीति वो बनाते हैं, लेकिन हमला होना बिल्कुल तय बात है। और मैं ये भी चीज कह रहा हूं, तमाम लोग अभी कहेंगे कि भाई आज सुबह सुबह इजराइल ने हमला किया ईरान पे, ईरान अभी इजराइल पे हमला करने वाला है, अगर ऐसी स्थितियां बनी हुई है। उस बीच में भी मैं ये बात डंके के चोट पे कह रहा हूं कि अब गजा संकट का मामला जो काफी लंबा खींचा, दर्दनाक खींचा, वो अब धीरे धीरे मैं इस पूरे घटनाक्रम के बाद उसे समाधान की तरफ पहुंचता हुआ देखता हूं। वो हो सकता है कि अगले 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, इससे ज्यादा ये संकट वर्तमान समय मुझे खिंचता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अगर मैं बहुत लंबा भी अगर आज के परिस्थितियों को देख के कल्पना करता हूं मुमताज जी, तो क्योंकि इजराइल की जो मुख्य शक्तियां, वो शक्तियां ही कमजोर हो रही है। और आप सोच के देखिए कि अगर ईरान ने ज्यादा कठोर हमला कर दिया तो फिर इजराइल क्या करेगा? अगर ईरान का कठोरता एक बड़ा सवाल, बड़ा अहम राजा सिंह राजपूत ने किया और बहुत मेरा जहन नहीं गया था। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के बाद, यानी समिट के बाद अमेरिका जो है वो ढीला पड़ गया है। ये कहा जा रहा है कि ढीला पड़ गया और रसिया को अलग थलग करना उसका फेल हुआ है कि जिस तरीके से। तो क्या क्या इसमें लग रहा है, क्योंकि उधर तुर्की में अटैक का होना, फिर इधर ये ईरान पे इस तरीके से, मतलब क्या वाकई, और जो एक बात हो रही थी कि दरअसल न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनना, एक तो वो पूरा प्लान कर लिया गया है, दूसरा डी-डॉलराइजेशन की बात हो गई है, तो और तीसरा ये कि जिस तरह से इजराइल बहुत कमजोर हो गया था, और इजराइल में एक भगदड़ की सूरत है कि वहां लोग तिल अबीब से भाग रहे हैं कि साहब यहाँ कुछ नहीं बचा है। जब प्राइम मिनिस्टर हाउसी महफूज नहीं है तो हम लोग कैसे महफूज होंगे? इस तरह की जो बातें वहां पे आई है, तो क्या ये उसको ये जोड़ करके कि ये हमला जो है वो जरूरी था दिखाने के लिए कि हमारी भाई ताकत है और ऐसा नहीं है, और अभी हम जो है बहुत बड़ी ताकत है, ये क्या क्या था? क्या क्या ये जो राजा सिंह ने सवाल किया है? देखिए राजा सिंह राजपूत जी बिल्कुल सही चीज कह रहे हैं। वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, इंटरनेशनल रिलेशंस को वो समझ रहे हैं। क्योंकि देखिए अगर हम लोग देखें, अब तक अगर रूस यूक्रेन की लड़ाई जब से प्रारंभ हुई, तो उस समय से अगर हम लोग देखें तो रूस को काफी हद तक अलग थलग करने में, उनके ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगा के अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रियां काफी ज्यादा सफल हो रही थी उसमें। लेकिन ब्रिक्स सम्मेलन के बाद से परिस्थितियां काफी बदल गई, और ब्रिक्स सम्मेलन से पहले ही मैं कहूं दूं कि 1 अक्टूबर के हमले के बाद से परिस्थितियां बदली। और ब्रिक्स सम्मेलन के बाद से तो परिस्थितियां बिल्कुल, कहते हैं ना कि वो आई लाइन पे आ जाना, एकदम वो दीवार की इबारत पर लिख कर सामने में प्रकट हो जाना, वो स्थितियां दिख रही है कि अमेरिका के विरुद्ध, अब कहां तो अमेरिका रूस को अलग थलग कर रहा था, अब स्थितियां ये है कि अमेरिका ही अलग थलग पड़ रहा है। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज तो यह है कि अमेरिका को तो चलिए लोग जो है कि सर्व लिहाज में पुराने मान सम्मान के और डॉक्टर साहब एक और इब्राहिम साहब है, उन्होंने दिया है कि ब्रिक्स देशों ने, अभी कंफर्म नहीं हूं मैं, वो लिख रहे हैं, ये ऑन स्क्रीन आप देखिए कि ब्रिक्स देशों ने जारी की अपनी मुद्रा, नोट के बीचों बीच लिखा इस्लामिक अमीरात अफगानिस्तान। ब्रिक्स द्वारा जारी की गई करेंसी में मुगलों द्वारा बनाया गया ताजमहल भारत के प्रतिनिधित्व को दर्शा रहा है। तो ये अभी अभी मेरे सामने ये चीज नहीं आई है, कहीं न्यूज नहीं, लेकिन इब्राहिम साहब चूंकि हमेशा इस तरह के अपडेट देते हैं, क्या ऐसा मुमकिन है? और इतनी जल्दी कैसे? अभी तो ब्रिक्स की मीटिंग हुई है, हो सकता है ये फर्जी भी हो। इब्राहिम साहब की सूचना काफी हद तक मुझे सही लग रही है, क्योंकि जब ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी तो उस समय ब्रिक्स के मुद्रा को लेकर चर्चा भी हुई थी, तो यहां तक तो जरूर है। तो इसलिए ब्रिक्स की जब मुद्रा को चर्चा होगी तो उसमें फिर ब्रिक्स के जितने सारे देश हैं, उन सारे देशों के अलग अलग जो प्रतीक चिन्ह है, और भारत का अगर उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज, अगर अभी भी विदेशी पर्यटक भारत सबसे ज्यादा आते हैं, और भारत में अगर विदेशी सैलानी आते हैं
मुमताज जी, तो आप ये जान लीजिए कि वो ताजमहल को देखने के लिए ही आते हैं। वो तो फिर उनका प्लान इस रूप में बनता है कि वो ताजमहल देखते हैं, फिर ताजमहल देखने के बाद फिर प्लान बनाते हैं कि भारत में दूसरी 3 चीजों को देखा जाए। तो ये तो एक वस्तु स्थिति है, इसको कोई बदल नहीं सकता। तो अगर ब्रिक्स के अगर नोट बनेगा अगर, और उसमें भारत से कोई अगर वो वैसी चीज में अगर ताजमहल का नाम उसमें हो सकता है, तो वो जो वो न्यूज दे रहे हैं वो काफी हद तक तार्किक किस्म का ही लग रहा है। लेकिन हाँ, ब्रिक्स का एक साझा मुद्रा हो, इसको लेकर ब्रिक्स के बैठक के बीच में वार्तालाप हुई थी और सदस्य देशों के बीच में एक सहमति भी बनी थी। सभी सदस्य देशों ने सहमति भी जताई थी मुमताज जी कि हाँ, एक साझा मुद्रा होनी चाहिए। लेकिन हाँ, उस साझा मुद्रा में ताजमहल होगा या नहीं होगा ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन अगर ताजमहल की संभावना जताई जा रही है तो वो संभावना भी मैं मजबूती मानता हूं, क्योंकि दुनिया तो ताजमहल ही देखने के लिए भारत आती है और उसी बहाने फिर भारत के अन्य जगहों को लोग देखते हैं उसमें। तो ये तो हर कोई स्वीकार करेगा कि ताजमहल भारत में जो है कि ब्रांड एम्बेसडर है हम लोग के पूरे टूरिज्म डिपार्टमेंट के लिए। अगर ताजमहल दुनिया के 7वें आश्चर्य में शामिल है और दुनिया भर के लोगों को उसके बारे में जानकारी और लोग उसको देखने में काफी रुचि रखते हैं मुमताज जी। नहीं तो ये बस आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, क्योंकि मसरूफियत का अंदाजा है और आज आप ही से सिर्फ बातचीत हो रही नहीं, तो अगर ये करेंसी आ गई तो इसका डॉलर पे कितना असर पड़ेगा, कितना फर्क पड़ जाएगा तिजारत पे, क्योंकि मार्केट तो धड़ाम हो जाएगी मुझे लग रहा है। नहीं, अगर देखिए इसको पूरी तैयारी के साथ लोग लाएंगे, हमें लग रहा है अचानक से नहीं लाएंगे, तो फिर डॉलर को लेकर जो विकल्प नहीं बन पा रहा था। देखिए डॉलर के लिए विकल्प बनाने का प्रयास यूरो को भी हुआ था। हम लोगों ने वो दौर भी देखा है जब यूरो को उसके विकल्प के रूप में यूरोपीय यूनियन के देशों ने भरपूर प्रयास किया था। यूरो एक मुद्रा के रूप में तो है इंटरनेशनल मुद्रा, लेकिन वो डॉलर का स्थान नहीं ले पाया। तो इन देशों को वो ध्यान रखना पड़ेगा कि आखिर जो यूरो की जो कमियां थी उन कमियों को दूर करके दुरुस्त करके उस प्रकार के प्रयास रूस की तरफ से भी पहले से हो रहे हैं, चीन की तरफ से भी पहले से हो रहे हैं। तो वो लोग अपने अनुभवों का भी प्रयोग करेंगे और ऐसे स्थिति में जो तमाम देश, देखिए आज के समय में ब्रिक्स के देशों की जो जीडीपी आप देखिए, तमाम तरह की चीजें जिस तरह से उसकी सदस्य संख्या में वृद्धि हुई है, तो अब ब्रिक्स पुराने फॉर्मेट में नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो है, दुनिया का जब वर्ल्ड ऑर्डर बदला है, वर्ल्ड ऑर्डर बदलने का मतलब ही यही है कि जो देश पहले बादशाह होते थे वो उनकी बादशाहत नहीं रहेगी कायम, नए देश होंगे और उनकी बादशाहत कायम होगी। कैसे हम लोग चर्चा करते हैं कि 1945 से पहले का इरा, 1945 से पहले दुनिया में जो ब्रिटेन का डंका बजता था, लेकिन 1945 के बाद दुनिया में जो है वो सोवियत संघ और अमेरिका का डंका बजना शुरू हुआ और सोवियत संघ के विघटन के बाद दुनिया में अमेरिका का डंका बजना शुरू हुआ। तो अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां बदलते रहती हैं। अगर ब्रिक्स के लोगों ने आपस में तालमेल बिल्कुल सही बना के रखा तो फिर हमें लग रहा है 1945 के बाद और 1990 के बाद जो दुनिया में बड़े शिफ्टिंग हम लोगों ने देखा था, उस बड़े शिफ्टिंग की तरफ दुनिया फिर से जो है हम लोगों को लग रहा है इस दौर में 2024, 25, 26 जब भी हम लोग देखें उस दौर की तरफ दुनिया धीरे धीरे बदलते हुए जा रही है मुमताज जी। तो इसलिए यूरोपीय यूनियन के यूरो मुद्रा की विफलता और दूसरे चीजों को देख के अगर गंभीरता के साथ इसे लागू किया जाएगा तो ये डॉलर का विकल्प बन सकता है। बड़ी संभावनाएं है इसके डॉलर के विकल्प बनने की, क्योंकि यूरोपीय यूनियन का देशों को हम लोग को मानना पड़ेगा मुमताज जी कि उनका ग्रोथ रेट एक मैक्सिमम लेवल पे, वो ग्रोथ इंजन दुनिया के नहीं बन सकते। लेकिन जो ब्रिक्स कंट्री हैं उनके यहाँ पे ग्रोथ की बड़ी भरपूर संभावनाएं हैं और वो ग्रोथ इंजन अगर दुनिया के बनते हैं तो फिर उनके मुद्रा का भी बड़ा महत्व होगा मुमताज जी। जी, तो बहरहाल वाकई ये बड़ी अहम यहाँ पे गुफ्तगू हुई और बहुत सारी जो मालूमात है वो भी, और खास तौर से डॉक्टर राहुल लाल जी ने जिस तरीके से चीजों को डिफाइन किया और जंग को लेकर के नई नई अपडेट्स आ रही हैं। अभी ये कहा गया है कि ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई ने अपनी फौज को इजराइल के साथ जंग करने के लिए तैयार होने के लिए कह दिया है कि हम इजराइल के साथ जंग करेंगे। तो बहरहाल अब ये इंतजार, मुमताज जी तब तो अगर उन्होंने ये चीज बयान दिया है तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है कि खमनेई साहब ने अगर कहा है तो फिर ईरान मुंहतोड़ जवाब देगा। वो मुंहतोड़ जवाब देखिए, सेना अपनी स्ट्रेटजी अपने ढंग से बनाती है, वो मुंहतोड़ जवाब हो सकता है कि आज रात ही दे दे या कुछ समय और ले ले, लेकिन उनके इस बयान के बाद तय है कि वो मुंहतोड़ जवाब जरूर जो है इजराइल को दिया जाएगा। और ये उसके बाद फिर इजराइल और अमेरिका जैसे देशों की क्या प्रतिक्रिया होगी, क्योंकि हम लोगों को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि अब अमेरिका बिल्कुल इलेक्शन के मुहाने पे है। तो वो अमेरिका के जो चुनाव का पूरा मामला है ये
इजराइल का पूरा मामला अमेरिका इलेक्शन को बहुत जबरदस्त रूप से प्रभावित करेगा, और अमेरिका का कौन होगा अगला प्रेसिडेंट, कहीं वो पूरा नेतन्याहू से पूरा प्रभावित ना हो जाए, इसकी बहुत पूरी संभावना बन रही है। क्योंकि टाइमिंग को देखना पड़ेगा कि अमेरिकी इलेक्शन का समय और ये तनाव के बढ़ने का समय, दोनों में बड़ी ही वो एक ही स्थिति में दोनों घटनाएं चल रही हैं इस समय। तो बहरहाल, और ये वाकई बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अहम है, और ये बिल्कुल तय है कि सैयद अली खामनाई जो कहते हैं वो करते हैं। और एक बात जो सामने निकल के आई राहुल लाल जी आपकी गुफ्तगू से, कि कहीं ना कहीं इजराइल का ये जो हमला है वो डरा हुआ हमला था, जैसे कांपते हाथों से मजबूरी के तहत किया जाए, मजबूरी के तहत कांपते हाथों से, कि इधर कुआं उधर खाई वाली बात इजराइल के सामने हो गई थी। और मुझे लग रहा है गाजा जो है वो नेतन्याहू के लिए गले की हड्डी बन गया है, जो ना उगल पा रहा है ना निगल पा रहा है। और आखिरकार जो आपने कहा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अब जो है फिलिस्तीन पर फैसला होगा और फिलिस्तीन का रास्ता जो है वो निकलेगा, और तभी जो है कहीं ना कहीं कोई बात, और ये जो पूरा संघर्ष है यहाँ पे वो थमेगा। तो बहरहाल डॉक्टर राहुल लाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप जो है वो देखिए कि इतनी मसरूफियत के बावजूद, मैं समझ सकता हूँ दीपावली आ रही है, और मैं अभी से आपको एडवांस में दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और मुझे लग रहा है कि आपके सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत बधाई। नहीं, बाद में भी दूंगा, ऐसा नहीं है। मैं लगातार जो है दीपावली की मुबारकबाद पेश करता रहूंगा जब आप जुड़ेंगे, और तमाम लोगों को, क्योंकि दिवाली जो है एक ऐसा त्योहार है कि जो वाकई जिंदगी में जो लोग रोशनी की अहमियत को जानते हैं, कि वो एक मेरा शेर है कि जलूंगा और मिटा दूंगा उसकी हस्ती को, जलूंगा और मिटा दूंगा उसकी हस्ती को, चिराग बोला अंधेरे से डर नहीं लगता। तो जो लोग चिराग और दिए की अहमियत को जानते हैं, दीपावली की अहमियत को जानते हैं, वो जाहिर है कि वो इस त्योहार को जरूर अहमियत देंगे, वेटेज देंगे। और हम तो यही दुआ करेंगे कि पूरी दुनिया में जो है वो इसी तरीके से अंधकार मिटे और रोशनी जो है फैले, और हिंदुस्तान अंधकार को मिटाने में पेश पेश रहे। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल लाल जी, और तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया।